Hello everyone, welcome again to your civics class. So students, as we are discussing about our first chapter on equality, तो students हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया कांता की स्टोरी के बारे में, उसके बाद जैन साहब की स्टोरी के बारे में, ये सब हमने डिस्कस किया और मैंने आपको बताया था कि वन बाय वन हम हर एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए चलेंगे. ठीक है, तो आज हम जो है दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे. एक तो इक्वल राइट टू वोट और दूसरा इक्वलिटी इन अदर काइंड ऑफ इक्वलिटी. ठीक है, इस तरह के दो टॉपिक हम आज कंप्लीट करेंगे. तो पहले टॉपिक पे हम चलते हैं इक्वल राइट टू वोट. सो अब इक्वल राइट टू वोट क्या हुआ, ये तो आपको पता है. आपने कांता की स्टोरी पढ़ी. ठीक है, रिकॉल द स्टोरी ऑफ कांता, जहां पर आपने ये पढ़ा कि सभी लोग जो हैं एक लाइन में खड़े थे. ठीक है, और वोट दे रहे थे. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इक्वल राइट टू वोट का जो है हक जो है हमारे सिटीजन्स को मिलता है. ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इक्वल राइट टू वोट. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल एडल्ट्स आर एंटाइटल्ड टू वोट. अब जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि हमारा इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री में आता है, लोकतंत्र है हमारी कंट्री में. लोगों के द्वारा जो है तंत्र जो है चलाया जाता है. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, हमारे सिटीजन्स को इंडियन जहां भी जो भी कंट्री होगी, जो डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, वहां पर हर सिटीजन को एक राइट टू वोट का अधिकार मिलता है. उसके कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू वोट का अधिकार दिया है. ठीक है, तो मतलब अकॉर्डिंग टू दैट लॉ एवरी एडल्ट इज एंटाइटल्ड टू वोट. ठीक है, तो हर एक एडल्ट को हक है कि वो अपनी मर्जी से अपने जो है रिप्रेजेंटेटिव चुने. ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम इक्वल राइट टू वोट. तो स्टूडेंट्स, अब जो ये इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री आर एडल्ट्स आर एंटाइटल्ड टू वोट, ये क्या है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, रिलीजन, जेंडर एक्स्ट्रा. मतलब ऐसा नहीं है कि अब जो वो होगा, लड़का होगा, उसी को वोट देने का हक है. ठीक है, अगर जेंडर उसका चेंज होगा, अगर लड़की होगी तो उसको वोट देने का हक नहीं है. अगर उसकी कास्ट जो है कोई दूसरी है तो उसको वोट देने का हक नहीं है. रिलीजन अलग है तो वो वोट नहीं दे सकता, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, तो जो है कास्ट, रिलीजन, जेंडर, इन सब को परे रखकर हर एक इंसान, हर एक सिटीजन को राइट टू वोट का अधिकार है. यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक तरह से सबको समान अधिकार दे दिया, इक्वालिटी दे दी कि भाई जो भी एडल्ट्स जो हैं, जो 18 इयर्स के ऊपर हैं, वो वोट दे सकते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी लिंग का हो. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है कोई भी भेदभाव नहीं करता सिटीजन्स के साथ. उन्होंने राइट टू वोट जो है, ये समानता का अधिकार जो है सबको दिया है. ठीक है, चाहे वो औरत है, आदमी है, चाहे कोई भी है, उनको वोट देने का अधिकार है. अब आप ये मत बोलना कि मिस हमें तो नहीं है अधिकार. तो बेटा, मैंने एडल्ट की बात की है, तो एडल्ट जो है 18 इयर्स के ऊपर होते हैं और वही जो है वोट दे सकते हैं. अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अभी छोटे बच्चे हो. तो ये जो वोट देने का जो है एक बहुत बड़ा ये काम जो है, ये सोच समझ के लिया जाता है. ये अपना इंडिविजुअल क्या होता है, डिसीजन होता है. और जहां तक अभी आप बहुत छोटे हो, गवर्नमेंट भी ये समझती है कि बच्चे जो हैं 18 इयर्स के नीचे जो होते हैं वो छोटे होते हैं और उनको जो है बहुत अभी मैच्योर होना है कोई भी डिसीजन लेने के लिए. आपके डिसीजन कौन लेता है, आपके पेरेंट्स लेते हैं, आप उनका कहना मानते हो. ठीक है, जब आप बड़े हो जाओगे समझने, अभी ऐसा नहीं है कि आप समझते नहीं हो, लेकिन अभी आपको वोट देने के लिए काफी ज्यादा मैच्योर होना पड़ेगा. 18 इयर्स के बाद जब आप वोट खुद दोगे तो आपको पता चलेगा कि वोट देना कैसा होता है, किस तरह से वोट दे सकते हैं, आपको सब पता चलेगा. ठीक है, तो अब जो है यहाँ बात करते हैं हमारे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की. तो ये इसी की बात मैं कर रही थी. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इसी को बोलते हैं जब हर एक एडल्ट को इन एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री एवरी एडल्ट आर एंटाइटल्ड टू वोट.
रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा। तो उसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब यूनिवर्सल क्यों बोला, क्योंकि हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है अपने अडल्ट्स को क्या देती है, एक समानता का हक देती है, जहां पर वो एक इक्वल राइट टू वोट जो है देती है अडल्ट्स को। इसलिए हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलेंगे उसको, कि वोट देने का हक, वोट देने का अधिकार, अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार एडल्ट्स को मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है। तो अब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो आइडिया है, द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्यों दिया गया, इसीलिए दिया गया क्योंकि आइडिया ऑफ इक्वालिटी ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है। यहाँ पर जो है हर इंसान, हर वर्ग का, हर जो है रिलीजन का, हर कास्ट का, हर जेंडर का जो सिटीजन है वो अपने आप में क्या फील करेगा, अच्छा फील करेगा। ठीक है। उसको इक्वालिटी जो है महसूस होगी कि हमें जो है हमारे वोट कितना ज्यादा क्या है मायने रखता है। ठीक है। यहाँ पे वो गवर्नमेंट उसको बता रही है कि हर एक जो भी वोट देता है उस हर एक वोटर की उतनी ही वैल्यू है जितनी की एक अमीर लोग सिटीजन्स की वोटिंग की वैल्यू है, उतनी ही एक गरीब सिटीजन के वोट की भी उतनी ही वैल्यू है। अगर किसी कास्ट को अगर मैं बात करती हूँ तो किसी भी कास्ट, चाहे लोअर है चाहे अपर कास्ट है, हर एक की वैल्यू जो है वोट की वो सेम है। ठीक है। यहीं पे जो है वो इक्वालिटी जो है जो प्रोवाइड कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन एक और बात आती है, डज द इक्वालिटी इन द वोटिंग इंश्योर इक्वालिटी इन ऑल स्फीयर्स। अब आप क्या समझते हो, यहाँ पे आपने पूरा पढ़ा तो आप क्या समझे इस चीज से कि इक्वालिटी जो है वोटिंग में देने से क्या बाकी स्फीयर्स में भी इक्वालिटी मिलती है, हमें पूरी लाइफ में इक्वालिटी मिलती है। अगर हम वोट में अगर हम जो है पूरी लाइन में लगते हैं, देखिए कनेक्टेड विद द स्टोरी ऑफ कांता। अब देखिए आपको पता चलेगा कि इक्वालिटी जो है सिर्फ वोटिंग में दी गई है और बाकी स्फीयर्स में हमें इक्वालिटी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है, देखिए जैसे कांता की स्टोरी मैंने आपको बताई कि कांता जो है वो पहले तो जब वोटिंग देने की बारी आई तब वो जो है सब लाइन में खड़े थे, चाहे छोटा बड़ा, अमीर गरीब, इंडस्ट्रियलिस्ट, डोमेस्टिक वर्कर्स, सभी जो है क्या थे, लाइन में खड़े थे। ठीक है। और बारी बारी जो है अपनी टर्न आने का इंतजार कर रहे थे और वोट दे रहे थे। वहां पे तो इक्वालिटी थी, जैसे कि इक्वालिटी टू वोटिंग मैंने आपको बताया। लेकिन अब जब हॉस्पिटल की बात आती है तो कांता ने क्या सोचा, क्या देखा, क्या महसूस किया था कि वो जो है वहां पर उसको लाइन में लगना पड़ा, इतनी भीड़ भाड़ में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपनी बेटी का चेकअप करवाने के लिए इतनी देर वहां पे लाइन में खड़ा होना पड़ा, वेट करना पड़ा और उस तरह से उसने अपना इलाज करवाया। लेकिन उसी दौरान वो ये भी सोचती है कि जैन साहब को क्या था, जैन साहब को ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। जब भी उनके चिल्ड्रन बीमार होते थे तो वो मजे से इजीली पैसे देकर, ठीक है, कहाँ पे, कहीं और जाके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर वहां पर आराम से अपने बच्चों का इलाज करवा सकते थे। तो वहां पर क्या हुआ, इक्वालिटी नहीं रही। ठीक है। तो वोटिंग में इक्वालिटी लेने से ऐसा नहीं होता है कि हमें हर एक स्फीयर में इक्वालिटी मिल जाती है। ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज हैं इक्वालिटी को लेकर। ठीक है। जो हमेशा जो है कॉन्स्टिट्यूशन तो दे देता है इक्वालिटी, लेकिन बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो इक्वालिटी पूरी तरह से हमें प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है। उसी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे अदर काइंड ऑफ इक्वालिटीज। तो बाकी सारी इक्वालिटीज, पीपल इन डेमोक्रेटिक इंडिया में हैव द राइट टू वोट। अब देखो, अब इंडिया में, डेमोक्रेटिक इंडिया में लोगों को, हर एक सिटीजन को वोट देने का अधिकार है। ठीक है। लेकिन उससे क्या होता है, उससे उसकी डेली लाइफ की डेली जिंदगी जो है उसकी काम करने की कंडीशंस जो हैं वो इक्वालिटी से बहुत ज्यादा दूर हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि रोजाना उसको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। वोटिंग तो एक ही बार होगी 5 सालों में, लेकिन यहाँ पर जब रोजाना की जिंदगी में वो प्रॉब्लम्स फेस करता है तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट को चाहिए कि इक्वालिटी होनी चाहिए। सिर्फ वोटिंग में इक्वालिटी देने से इक्वल नहीं बनते हैं सिटीजन्स। ठीक है। इक्वालिटी नहीं आएगी आप जब तक जो है बहुत सारी इश्यूज को सॉल्व नहीं करेंगे। हाउ, रिच एंड पुअर
अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अब देखो रिच एंड पुअर की बात करते हैं तो जैसे अमीर गरीब में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। जैसे वही मैं आपको दोबारा कांता की स्टोरी रिकॉल करने को बोलूंगी कि रिच जो है इजिली जो है एक्सेस कर सकते हैं हर चीज को, ठीक है, उनको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। वहीं पे पुअर्स को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। स्कूल्स में भी लीजिए कि प्राइवेट स्कूल्स में रिच ही जो हैं बच्चों को पढ़ा सकते हैं, पुअर जो हैं वो नहीं पढ़ा सकते क्योंकि उनके पास इतने ज्यादा जो है अमाउंट नहीं होता है, ठीक है। अपर कास्ट और लोअर कास्ट में डिफरेंस ले लीजिए। जैसे अपर कास्ट और लोअर कास्ट में डिफरेंस से बहुत लोग जो है सोसाइटी में लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और रिलीजन में इनइक्वालिटी भी होती है जो कई लोग जो हैं फेस कर चुके हैं और कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर रिलीजन के लोग जो हैं क्या करते हैं, अपने रिलीजन को अच्छा कंसीडर करते हैं, दूसरे रिलीजन को क्या करते हैं, इंफीरियर समझते हैं और इस तरह से लोगों की डिग्निटी को हर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें भी जो हैं इनकी वजह से भी आज भी अनइक्वल जो है, आपस में अनइक्वल है हम सब लोग, ठीक है। तो इन दिस सेंस पीपल आर हाईली डिवाइडेड डिस्पाइट बीइंग ट्रीटेड इक्वली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या होता है कि इसी सेंस में अब ये जो मैं चीजें आपको बताई, रिच एंड पुअर, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट, इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, इन्हीं सेंस में जो है लोगों ने क्या किया, अपने आप को खुद ही डिवाइड कर लिया हुआ है। और वो क्या करते हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन उनको इक्वली ट्रीट करता भी है, करना चाहता भी है, तो वो खुद ही इस तरह के स्फेयर्स बना देते हैं, अलग अलग से कंसीडर करते हैं हर चीज को, जिससे जो है बहुत ही ज्यादा मुश्किलें होती हैं, ठीक है। बीइंग ट्रीटेड इक्वली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब डिवाइडेड तो हो गए हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो सबके लिए एक है, कानून सबके लिए एक है, लेकिन फिर भी इन सब चीजों के इश्यूज जो हैं हमेशा रहते हैं। तो इन्हीं इश्यूज से हम जो है समझेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज विद 2 स्टोरीज। अब बहुत सारी इनइक्वालिटीज होती हैं और आपकी बुक में 2 स्टोरीज आपको बताई गई हैं, जिन स्टोरीज को पढ़ के आपको पता चलेगा कि कितनी सारी इनइक्वालिटीज हमारी सोसाइटी में हैं, अभी भी हैं, ठीक है, और कब भी थी और लोग कितने ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं रोजाना। स्टोरी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है, इनको प्रकाश वाल्मीकि लिखा है मैंने। स्टोरी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि है, एंड देन स्टोरी ऑफ मिस्टर एंड मिसेस अंसारी, ठीक है। इन दोनों स्टोरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहली स्टोरी से हमें पता चलेगा कि जो लोअर कास्ट पर्सन्स थे उनको कितना अनइक्वल ट्रीट किया जाता था, ठीक है। और यहाँ पर कास्ट वाली जो चीज मैंने आपको बताई, और दूसरा इनइक्वालिटी ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की कहानी को हम डिस्कस करेंगे, जिससे जो है आपको ये चीजें पूरी क्लियर हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में यही है, इतना ही है। आई होप you all are able to understand it. Thank you, students.